आपका ये जो टीचर बनने का जो लक्ष्य था, ये जो आपने बचपन से सोचा था कि मुझे टीचर बनना है, या कुछ और था कि आप किस्मत से ये बने हो, या आपने बहुत इसी के बारे में सोचा था, या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हो पूरी तरह से? मेरा सपना तो खैर नहीं था, लेकिन मेरे इनबिल्ट था टीचिंग, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो ये शायद मेरी मम्मी भी बताती हैं कि मतलब उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया। कितने दिनों में हम DSSB PRT की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं? उसके बाद इसके थोड़े से सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बता सकती हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? क्या आपकी पोजीशन में बदलाव आया? क्या आपके स्टेटस में बदलाव आया? एग्ज़ाम क्लियर होने से पहले तक मतलब मुझे पॉकेट मनी लेनी पड़ती थी। हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप हैं अपनी सुपर कोचिंग पर। तो DSSB PRT की वैकेंसी आ गई है और आप सब लोग फॉर्म भर चुके होंगे और सभी का ये अंदाज है कि इस बार सिलेक्शन आपका होना चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोचिंग के साथ साथ आपके पास गाइड भी होना चाहिए। टीचर की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो टीचर आपको गाइड भी करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा आपको गाइड कौन कर सकता है? वो कर सकता है जिसने DSSB PRT को फाइनलाइज्ड किया है, यानी उसमें सेलेक्ट हुए हैं और आज वो पढ़ा रहे हैं। तो सबसे अच्छा वो होगा कि जो स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट हुआ है। तो आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे ही शख्सियत से करवाना चाहता हूं जो DSSB PRT को पास किए हुए हैं, सेलेक्ट किए हुए हैं और आज पढ़ा रहे हैं। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं स्वर्णाक्षी से। तो स्वर्णाक्षी, आप कैसी हैं? सर, आई एम वेरी फाइन। सबसे पहले तो DSSB PRT में आप सेलेक्ट हुई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अच्छा, इस समय पर आप कहाँ पढ़ा रही हैं? सर, मेरी पोस्टिंग इस समय SKV दलुपुरा मयूर विहार फेज़ 3 में है। तो कैसा लग रहा है आपको पढ़ा के? सर, डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पर भी मैं कोचिंग लेती थी बच्चों का। तो मतलब एक बचपन से थोड़ा सा तो था टीचिंग की तरफ कि मतलब अच्छा लगता था पढ़ाना, और अब एज अ प्रोफेशनल लाइफ में मतलब मेरे टीचिंग हो चुका है, तो मज़ा आता है खैर पढ़ाने में छोटे बच्चों को। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से पढ़ा रहे होते हैं, और तो आपका ये जो टीचर बनने का जो लक्ष्य था, ये जो आपने बचपन से सोचा था कि मुझे टीचर बनना है, या कुछ और था कि आप किस्मत से ये बने हो, या आपने बहुत इसी के बारे में सोचा था, या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हो पूरी तरह से? सर, एक्चुअली मतलब टीचिंग का मतलब मैंने एज सच मतलब मेरा सपना तो खैर नहीं था, लेकिन मेरे इनबिल्ट था टीचिंग, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो ये शायद मेरी मम्मी भी बताती हैं कि मतलब उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया। बोर्ड पर जो भी मैं स्कूल से पढ़कर आती थी तो गेट पर मतलब चॉक से लिखना, पूरा अपना एग्ज़ाम पेपर खुद बनाना और उन एग्ज़ाम पेपर्स को खुद देना, ये मतलब बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। अपने सिस्टर्स को, अपने ब्रदर को, मतलब उनका जैसे आज मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, एग्ज़ाम से आते ही क्वेश्चन पेपर बनाने और देने, मतलब वो टीचिंग वाला वो बचपन से ही था। और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी अपने स्कूल टाइम पर भी मैंने बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, तो अच्छा लगता था मुझे पढ़ाना। अच्छा, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ, जैसे अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, थोड़ा सा सभी व्यूअर को भी पता चले कि और कौन कौन से जैसे हर्डल आए थे, कैसे आपने ज्वाइन किया था, कैसे आप DSSB PRT की तरफ आपका झुकाव हुआ, क्योंकि बहुत सारे KVS भी है, DSSB है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपका ये सोचना कि मुझे DSSB में ही जाना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मेरा नाम स्वर्णाक्षी राजपूत है, जैसे आपने अभी इंट्रोड्यूस करा ही था। और मतलब मेरी क्वालिफ़िकेशंस में मैंने ग्रेजुएशन करी है PCM से, और मैंने DLED करा है, और अभी मेरा फाइनल BEd भी हो गया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं अपीयरिंग हूँ अभी। ओके मैम, ये जो जिसका पेपर होता है, ये जनरली देखा जाता है कि 2 सेक्शन में बटा होता है। जैसे कि 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसमें कि आपके GK GS आती है, मैथ आता है, और रीजनिंग आती है, और हिंदी इंग्लिश आती है, और एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है। तो आपने जब तैयारी करी तो इन दोनों को कैसे मैनेज किया था? सर, एक्चुअली ना पार्ट ए जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की डिमांड करता है, तो उसके लिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इसमें आपको हेल्प करेगा कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, और आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। उस पर आपको थोड़ा कम काम करना है, और जो वीक टॉपिक्स हैं जब आपको पता चल जाएंगे तो उन पर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। ओके, ये बताइए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपने ऐसे कौन सा साधन चुना था कि जिससे आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख पाए,
और कोई ऐसी चीज़ जो ऐसी घटना हुई हो आपके साथ कि जिससे कि आप सोच रहे हो कि जैसे कभी कभी होता है ना, हमारी डेस्टिनी होती है, हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, अचानक हम यूट्यूब देख रहे होते हैं, हमें किसी का वीडियो पसंद आ जाता है, हम उस कोचिंग में भी चले जाते हैं, उसका कोर्स भी परचेज कर लेते हैं, ऐसा होता है ना बहुत सारी जी बार। सर, बिल्कुल। तो आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई थी? सर एक्चुअली मैं प्रिपरेशन तो अपनी बैंकिंग जर्नी की कर रही थी, ओके। और उस बैंकिंग जर्नी से ही मेरा पार्ट ए जो था वो कवर हुआ है। मतलब मुझे टाइम मैनेजमेंट करना आ गया था, और उसके बाद DSSB के फॉर्म निकले थे, वो मैंने फॉर्म फिल किए, तो मतलब मुझे DSSB के बारे में भी पता चला कि अच्छा हाँ ये भी कुछ होता है। और फिर उसके लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो सर्च करी, तो मुझे कुछ टेक्स्ट बुक के मतलब टीचर्स पता चले कि ये जो टीचर्स हैं वो लाइव कोचिंग लेते हैं। मैंने उन कोचिंग क्लासेस को अटेंड करा, और जो भी मेरे पढ़ने में डाउट्स आते थे उनको मैंने लाइव क्लासेस में क्लियर किया। और दूसरी सेकंड चीज़ थी सर, सबसे पहले आपको जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स से आपको आइडिया लगाना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि पेपर में आ क्या है, पेपर की डिमांड क्या है, तो आप उसमें कभी भी एज नहीं ले पाएंगे। तो टेक्स्ट बुक के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स ही लगाए हैं। उसके बाद मैंने कोचिंग क्लासेस ली हैं, लाइव क्लासेस में अपने डाउट सॉल्व करे हैं, और फिर उसके बाद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ओके। सुपर कोचिंग है ना, बहुत सारी लाइव क्लास भी देता है, और टेस्ट आपने दिए थे, तो टेस्ट जब आप दे रहे थे तो उसमें मान लो कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसका एनालिसिस अच्छा होता है, उसके साथ साथ क्या उससे रिलेटेड कुछ क्लास भी लेती हैं आपने, कि कोई टॉपिक जैसे आपको समझ में ना आया हो तो उससे रिलेटेड कुछ क्लास ली हो? ये सर सपोज जैसे मैंने कोई टेस्ट दिया, उसमें पहले मैंने नोट डाउन किया कि मेरे किन एरियाज़ में जो है वो गलतियां ज़्यादा हो रही हैं। उन टॉपिक्स को, उस सब्जेक्ट को मैंने स्पेसिफिकली मतलब अपने यूट्यूब पर सर्च करा, तो टेक्स्ट बुक की कुछ क्लासेस मुझे रिकमेंड हुई, वो क्लासेस मैंने देखी, और फिर उसके बाद मैंने जो प्रैक्टिस मॉक थे, जो इसकी टेक्स्ट बुक के मॉक्स थे, क्विजेस थी, उनको टाइमर्स लगा के वो सॉल्व करी, तो उससे मेरी प्रैक्टिस काफ़ी एनहांस हुई। अच्छा, अभी आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि 200 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट होती हैं, तो जितने भी आपको देखने वाले हैं आपको देखकर ये सोचने लग जाए कि नहीं, आपने किया है तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना, जी कर सर। सकता है, कर सकती हूँ। तो उनको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स दे सकती हैं आप? ये सर सबसे पहले मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो आप सिलेबस देखिए एग्ज़ाम का, कि सिलेबस में क्या डिमांड है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं, वीक सब्जेक्ट्स क्या हैं, उनको आपको पहले प्रैक्टिस करना है, अपने एवरेज तक लेकर आना है, और जो आपके बेस्ट एरियाज़ हैं उनको और इन्हेंस करना है। अच्छा, जैसे हमारे उसमें सेक्शन में 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो आपने कोई ऐसा भी एरिया था जिसको टच ही ना किया हो? क्योंकि आपके जो नंबर हैं काफ़ी अच्छे हैं, 157 के आसपास आपके नंबर हैं, और इसमें आपको पता होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन भी होता है इसमें, तो पॉइंट में कुछ नंबर आते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। तो काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं आपके। तो हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं और 100 नंबर के आते हैं, तो उनको जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे हम पे जीके जीएस नहीं हो रही है, तो क्या किसी सेक्शन को आपने छोड़ दिया था क्या? जब आप पेपर देने गए थे, क्या कोई सेक्शन छोड़ा था आपने? ये सर मैं इस बात पर आना चाहूँगी, जो जीएस वाला सेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं आती, सिर्फ आपकी करंट अफेयर्स नहीं आती, उसमें पॉलिटी भी आती है, उसमें सिविक्स भी आती है, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन है। तो सर मेरा भी मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी वाला सेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से मेरी जितनी भी एजुकेशन रही है वो साइंस बैकग्राउंड से रही है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स वाला पोर्शन मैंने सिर्फ जनरल वाला, जितना जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए थे, सिर्फ उनको किया, और करंट अफेयर्स पर फोकस करा, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे उनको किया। तो जीएस में मेरा थोड़ा कम अटेम्प्ट था, लेकिन फिर भी वो उतना था, एवरेज था, कि उसने जो है कि बाकी सबको लेके सिलेक्शन के उस तक पार तक आ गए। अच्छा, बाकी सारे स्टूडेंट को देखना चाहिए कि हमारा कौन कौन सा जो सेक्शन हमारा कमज़ोर है, कौन सा वो है स्ट्रॉन्ग है, ये जोन में तो हमें रखना चाहिए। लेकिन क्या किसी सेक्शन को पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता है इसमें, कि किसी को हम करें ही ना और करने के बाद भी हम सोच रहे हैं कि हमारा नंबर आ जाएगा? क्योंकि 20 नंबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, क्योंकि 100 में से आपको लगभग 80 तो लाने ही पड़ेंगे, वरना आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो बिल्कुल स्किप तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप उसको एवरेज लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल ही आप इग्नोर कर देंगे 20 क्वेश्चंस, तो वो आप उतने क्वेश्चंस पीछे हो जाएंगे बाकी लोगों से। ओके।
अभी आपने ये बताया था कि आपने बैंक की तैयारी करी थी, जी तो उसमें तो हिंदी आती भी नहीं है, जी। तो हिंदी को आपने कैसे तैयार किया था? हिंदी का सर मतलब मेरा जो स्कूलिंग रही है वो 5th क्लास तक तो मतलब मैंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करी है। उसके बाद जो था वो मेरा स्टेट बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, तो हिंदी ही मेरा जो था वो मीडियम था, तो उसके लिए मुझे स्पेसिफिकली कुछ नहीं करना था। हिंदी मेरी ऑलरेडी ठीक ठाक थी, तो उस पर उसके लिए बस मैंने सिर्फ रीडिंग करी है और कॉम्प्रिहेंशंस ही मेनली एग्जाम्स में आते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशंस पर ही प्रैक्टिस करी है। अच्छा, एक स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि हमें कब से तैयार करनी चाहिए, कितने दिनों में हम DSSB PRT की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, कितने घंटे पढ़कर, कितने महीनों पढ़कर? तो आपने इसके बारे में कोई एस्टिमेशन बनाया कि एस्टिमेट किया हो कि आपने कि नहीं इतने घंटे हमें पढ़ना है, या आपने कोई ऐसा शेड्यूल बनाया हो कि नहीं मुझे इतने घंटे इसको समय देना है, सेक्शन 1 को इतना टाइम देना है, सेक्शन 2 को, जैसे आपने बताया कि आप पहले बैंक की तैयारी कर रही थी, फिर आप टीचिंग के सेक्शन में आई, तो उसमें जो सेकंड वाला जो सेक्शन होता है वो पूरा सब्जेक्ट बेस होता है, तो उसकी तैयारी के लिए आपने क्या किया था? उसकी तैयारी के लिए सर मैंने भी बताया, मैंने डीएलएड करा था और तभी ये वैकेंसी आई थी, तो डीएलएड की एग्ज़ाम्स का मेरे टच में था। और दूसरा मैंने टेट भी एग्ज़ाम पास करा हुआ है, क्योंकि वो इस वैकेंसी के लिए नीडेड था। तो टेट की जितने भी मेरी क्लासेस थी मैंने उनको रिवाइज़ करा, मेरे नोट्स को उनको रिवाइज़ करा, और जो मेरे डीएलएड के नोट्स थे एक बार उनको रिवाइज़ किया। सेक्शन 2 के लिए जैसे NIOS की बहुत सारे बच्चे बात करते हैं, तो आपको लगा कि NIOS भी पढ़ना चाहिए बच्चों को, या कुछ इससे रिलेटेड भी कुछ पढ़ना चाहिए? सर एनआईओएस नो डाउट कि वो आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाता है। एनआईओएस में बहुत डीपली आपके क्वेश्चंस दिए रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा समझाई जाती हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए बेसिकली सिर्फ एनआईओएस पे डिपेंड होना मतलब मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वही काफ़ी है। आपकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, जो कि सीटेट एग्ज़ाम की भी डिमांड होती है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। सिचुएशनल क्वेश्चंस आते हैं और आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस मोस्टली ज़्यादा आते हैं उसमें। तो उसके लिए उन्हें केवल सीटेट, जैसे सीटेट उन्होंने पढ़ा उन्हीं को पे ध्यान देना चाहिए कि कुछ और भी एक्स्ट्रा अगर अपनी तरफ से कोई पढ़ाई करनी चाहिए या कुछ? नहीं, इस बात पे मैं बोलूँगी सर कि जो आपने सीटेट के लिए पढ़ा है वो सफिशिएंट है, और बस एक बार आपने जब आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने डीएलएड डेफिनेटली किया होगा, तो एक बार आप अपने डीएलएड के जो नोट्स आपने बनाए होंगे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, एक बार बस उसको गो थ्रू करना है, क्योंकि वो आपने 2 साल में पूरा पढ़ा है, उसको ज़्यादा डिटेल में तो जाने की ज़रूरत नहीं है। जब से हम एग्ज़ाम देते हैं सिर्फ एक रिविज़न करना होता है, बस एक बार रिविज़न ही करना है उसका। हाँ, एक चीज़ और मुझे बताइए कि आपने तैयारी करी, आपका सिलेक्शन हो गया, तो इस सिलेक्शन के लिए टीचर का, एक कोचिंग का कितना आपको लगता है कि योगदान होता है, या जो मॉक टेस्ट है उसका योगदान होता है, या कि अगर आदमी कोई अपने आप तैयारी करे, ऐसा तो नहीं है कि अगर आदमी खुद तैयारी करे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इनका क्या योगदान है? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा जो सब कुछ जो फैला हुआ होता है, कि जैसे कि हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी होती हैं, तो टीचर क्या करता है उन सारी किताबों का जो एक्सट्रैक्ट होता है ना वो अपने पास लेके आता है, और हर चीज़ के अलग अलग टीचर भी होते हैं, तो वो सबसे अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो एक टीचर का कितना योगदान समझते हैं आप, किसी कोचिंग का कितना योगदान समझते हैं, या मॉक टेस्ट का कितना योगदान समझते हैं आप अपनी सफलता के लिए? बिल्कुल सर, जैसे कि सेम स्कूल के लिए भी है कि बच्चे खुद से पढ़ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो है कि उनका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा। आपको जो है ये कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में ही क्वालिफाई करना होता है। आपके पास ये नहीं है कि 4-5 साल हैं, कुछ लिमिटेड टाइम है, तो उस लिमिटेड टाइम में आपको अपने सब्जेक्ट को भी देखना है कि मेरे कौन से वीक एरियाज़ हैं, मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, और उन वीक एरियाज़ को मैं कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। उस चीज़ के लिए आपकी एक टीचर जितनी मदद कर सकता है और किसी चीज़ से उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाती है। हाँ, इसीलिए पता है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने भी यही सोचा कि बच्चों की क्या नीड है, एक टीचर की उन्हें काफ़ी ज़रूरत होती है, तो टीचर की लाइव क्लास भी मिल जाती है। आपने कहा कि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, और अगर आप टीचर से अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं वो भी हो जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव है ना, वो यही यानी जो जैसे एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन की तरह हम लेके आए हैं, इसीलिए कि कोई भी बच्चा हो सिलेक्शन के बारे में सोच रहा है तो उन्हें वो परेशानी न फेस करनी पड़े जो पहले परेशानी फेस करनी पड़ती थी। पहले बहुत बड़ी बड़ी क्लासें हुआ करती थी, टीचर से बात तक नहीं हो पाती थी, तो आज हम टीचर को बार बार यानी रिमाइंड करके देख सकते हैं, पीछे बैक करके, तो उनके पास सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। Yes, तो
इसके अलावा एक चीज़ और मुझे बताइए कि एक एग्जामिनेशन हॉल का जो एक्सपीरियंस होता है आपका, कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं या 2 या 3 नंबर पता है हमेशा गलत करके आते हैं, और इसमें 2 या 3 नंबर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक एक दो दो नंबर से आप हज़ारों से ऊपर हज़ारों से नीचे चले जाते हैं। तो जिस दिन हमारा एग्ज़ाम हो, जिस दिन हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ, उसमें क्या करें या क्या सोचें अंदर जाके कि जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप बना रहे और हमारा पेपर भी अच्छा हो जाए? यस सर, ये बात इस पर मैं बोलना चाहूँगी कि हम चाहे कितने भी मॉक दे लें, वो एग्ज़ाम प्रेशर जो है वो नहीं आ पाता है, वो एग्ज़ाम हॉल में जाके ही आता है। तो मेन बात ये है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड जाना है। कुछ उससे एग्ज़ाम से पहले पहले कुछ नहीं पढ़ना है कि हम पढ़े जा रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कि तुम्हारा कितना हो गया है, तुमने पहले कितनी बार एग्ज़ाम्स दिए हैं। कुछ नहीं करना है, आप जितनी तैयारी कर सकते थे आपने कर ली है। एग्ज़ाम डे से एक दिन पहले तक सारी तैयारी हो चुकी है। अब सिर्फ आपको रिलैक्स माइंड से जाना है और किसी की फालतू बातों में नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना है और फ्री माइंड होकर एग्ज़ाम देना है। तो मैं भी बहुत सारे जो मेरे घर के हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, कभी कभी मैं एग्ज़ाम दिलवाने चला जाता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, तो मैंने देखा है कि एग्ज़ाम से पहले सारे लोग पता किताब खोले बैठे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में जाकर, या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो नेगेटिव ही पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर ना आपके दिमाग में पूरी खिचड़ी बन जाती है कि अभी तो हमने ये पढ़ा था, शायद इसका ऑप्शन ये था, शायद इसका ये था। तो वो मेरे अकॉर्डिंग कि एक तो प्रॉपर आपकी नींद एग्ज़ाम से पहले पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, और आपने जितनी तैयारी करनी थी वो एग्ज़ाम डे से पहले तक कर ली है। एक दिन में आप कुछ ज़्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, जितना करना था आपने कर लिया है। बस आपको अब एग्ज़ाम हॉल में रिलैक्स माइंड होकर जाना है, फालतू किसी की बातों में नहीं पड़ना है कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं, आपका कौन सा अटेम्प्ट है, आपकी कितनी तैयारी है, उसमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना है और फ्री माइंड होकर एग्ज़ाम देना है। अच्छा, DSSB में आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद इसके थोड़े से सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बता सकती हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, क्या आपकी पोजीशन में बदलाव आया, क्या आपके स्टेटस में बदलाव आया, वो थोड़ा सा सबको बताओ, क्योंकि ये मोटिवेशन का काम करता है। सैलरी सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती है और फिर स्टेटस भी करता है, तो उसके बारे में भी बता सकते हैं आप? बिल्कुल सर, जब मैंने ज्वाइन करा था तो जो मेरी ग्रॉस सैलरी थी वो 65,000 थी, और इन हैंड मेरे जो थे वो 58,000 के अराउंड मेरे अकाउंट में आते थे। तो एग्ज़ाम क्लियर होने से पहले तक मतलब मुझे पॉकेट मनी लेनी पड़ती थी बस, और एग्ज़ाम क्लियर होते ही अब मैं अपने तो एक्सपेंसेस कर सकती हूँ और ज़रूरत पड़ने पर अपनी फैमिली के लिए भी खड़ी हो सकती हूँ। तो ये जो सुकून है कि मतलब आप अपने लिए भी कर रहे हो और अपनी फैमिली के लिए भी सक्षम हो करने के लिए, वो बहुत बड़ा रिलीफ देता है माइंड को। एक पता है, एक सोशल स्टेटस बनता है आपका। तो आपने देखा कि जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, सिलेक्शन के बाद में जो बदलाव आते हैं, तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें, कोई घटना अगर बताना चाहें, तो वो भी बता सकती हैं आप? सर वही है कि अगर आपके एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते हैं तो कि ये तो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, फिर वही रिलेटिव्स और वही फ्रेंड्स जो हैं, जब आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है वही पूछने आते हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, आपने कैसे एग्ज़ाम क्लियर करा, कैसे सारी चीज़ें आपकी रहीं। तो ये बहुत बड़ा चेंज सर फेस करने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि जैसे जब आपको पता चला कि मेरा नंबर आ गया है, उस समय पर माँ बाप का रिएक्शन पता है बड़ा ही गजब होता है, क्योंकि बच्चे का सेलेक्ट होना, यानी माँ बाप कभी अपने बारे में तो सोचते ही नहीं है, हमेशा बच्चों के बारे में सोचते हैं, किसी तरह से हमारे बच्चे का कोई भाग्य बन जाए, उनका एक तरह से कैरियर बन जाए, वो अपने आप सोचते हैं। तो उन रिएक्शन के बारे में, उन जो वो पल थे, उन पलों के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है और हर कोई वो फील दिलवाना चाहता है अपने माँ बाप को भी कि कितना अच्छा लगता है। तो ये सर, और अभी बेसिकली जो हमारे नवरात्रे चल रहे हैं ना सर, नवरात्रों में ही मेरी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी। अच्छा। और नवरात्रों में ही मैंने मम्मी पापा को बताया था कि मेरा ऐसे ना DSSB की सिलेक्शन लिस्ट आई है, उसमें नाम आया है। तो सबसे पहला रिएक्शन सर यही था, मेरे घर के ठीक सामने माता रानी का ही मंदिर है। सबसे पहले हम फटाफट, कुछ नहीं किया पापा, मंदिर गए, प्रसाद लिया, माता रानी को चढ़ाया, सब में बांटा, फिर बाकी सारे लोगों को इन्फॉर्म वैसे किया। कितना अच्छा हुआ, आपका ज्वाइनिंग भी हुई और आज आपका इंटरव्यू इसी दिन हो रहा है। जी सर। आज सभी लोगों के साथ आप बात कर पा रहे हैं, क्योंकि माता रानी की कृपा आप पे रही है और उसकी वजह से आपको सिलेक्शन भी हुआ। और मैं चाहता हूँ जितने भी व्यूवर हैं हमारे, जो भी स्टूडेंट है, व्यूवर क्या है, वो भविष्य के शिक्षक हैं, वो भी सीख पाएँ,
ठीक है, उन पर भी माता रानी की कृपा हो जाए, उनका भी सिलेक्शन हो जाए उन दिनों में। तो आप भी अच्छी तरह से तैयारी करें, आपको बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और अपनी तरफ से एक चीज़ और मुझे बताइए, जब हम कि जब क्या आपने कोई शॉर्ट नोट तैयार किए थे कि जैसे कि सेक्शन फर्स्ट के लिए, सेक्शन सेकंड के लिए, या ऐसे ही किताबों पे टिक लगा के पढ़ाई की थी? सर मैंने शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं बनाए थे। मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा, प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा कि पैटर्न कैसा आ रहा है एग्ज़ाम का। उसके बाद मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए, 3-4 मॉक्स को एनालाइज करा कि मेरी बार बार जो गलती हो रही है वो किन सेक्शंस में हो रही है, किन सब्जेक्ट में हो रही है। उन सब्जेक्ट को, उन टॉपिक्स को पहले लिया, उनको क्लियर करा, बहुत सारी प्रैक्टिस की और फिर मॉक लगाया, फिर देखा कि मेरी गलती हो रही है या अब उसमें थोड़ा सा जो है वो सुधार है। तो मॉक को एनालाइज करना सर मॉक देने से ज़्यादा बेनिफिशियल है। कि आप नंबर ऑफ मॉक्स दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आपने जितने मॉक्स दिए आपने उसको प्रॉपर एनालाइज किया है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप मॉक दीजिए, मॉक देने के साथ साथ आप अपने पास एक डायरी रखिए, डायरी मेंटेन कीजिए। आप ये देखिए कि आप किस सेक्शन से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, किस सेक्शन से नहीं कर पा रहे। मान लीजिए आप जी के जीएसई पढ़ रहे हैं और उसमें 80-57 से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्लास जरूर देख लीजिए, या आप उससे रिलेटेड जो बुक है उसको पढ़ लीजिए। तो ये काम जरूर करना है, डायरी मेंटेन जरूर करना। आपको पता होना चाहिए मैंने कब क्या पढ़ा था, क्योंकि देखो रिवीजन अगर आप नहीं करते हो तो आप कितने भी होशियार हो, कितने भी चीज़ जानते हैं, जब तक उसका कोई महत्व नहीं है जब अगर रिवीजन नहीं करोगे, क्योंकि हर कोई भूलता है, भूलना सबकी आदतों में शुमार होता है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। तो इन्होंने आपको ये भी बता दिया। अब इसके अलावा एक बात और बताइए कि अब जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है DSSB PRT का, तो उसे इस समय पर क्या करना चाहिए, और उन्हें कुछ अपनी तरफ से भी कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि ऐसे तैयारी करो, तो उन्हें भी आप टिप्स दे सकते हैं। सर मेरा मानना ये है कि अब जितना टाइम बचा है DSSB के एग्ज़ाम को आने में, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को दीजिए और ये देखिए कि पेपर का पैटर्न क्या रहा है अब तक, कैसे कैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, और उसके बाद आप सबसे पहले 2 या 3 मॉक्स लगाइए और उन तीनों मॉक्स के पैटर्न को एनालाइज कीजिए कि आपकी सबसे ज़्यादा मिस्टेक किन टॉपिक्स में हो रही है, किस सब्जेक्ट में हो रही है। उस सब्जेक्ट को आप उठाइए और उसकी आप क्लासेस लेना शुरू कीजिए। क्लासेस में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बेटर है कि रिकॉर्डेड क्लासेस से ज़्यादा आप लाइव क्लासेस लें और अपने जो डाउट्स हैं वो लाइव क्लासेस में ही क्लियर कर लें। उसके बाद सर उस जो पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक था, जो आपका सब्जेक्ट था, उसकी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद आप फिर से अपना मॉक टेस्ट दें और उसको एनालाइज करें कि अब मेरे मार्क्स जो हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे आए और आपने अपने सारे विचार साझा किए। और मैं सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, अब मैं उनको स्टूडेंट भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि वो आप भविष्य के टीचर हो, तो आपने बहुत कुछ सुना। आप अब अपनी जर्नी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ये सही समय है और इस सही समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, बात याद रखना चाहिए, आपके जीवन में सटीकता रहनी चाहिए, समय प्रबंधन रहना चाहिए और साथ साथ चेतना भी होनी चाहिए। आपको पता हो, सटीकता भी होनी चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो और आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप इस बात पे ध्यान दोगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। समय बिल्कुल भी मत गवाइए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण और कभी लौट के नहीं आता। तो आज मैंने मुलाकात कराई थी आपकी स्वर्णाक्षी से, तो आपको उनके जो भी वैल्यूएबल कमेंट आप लोगों ने सुने या उनकी जो वॉइस सुनी, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगर आप कोई और भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारे जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट हैं या वो टीचर हैं, अब तो एस्पिरेंट भी नहीं कह सकते उनसे, वो तो टीचर हैं, वो टीचर आपके साथ आएंगे, आपसे जुड़ेंगे और आपके हर एक सवाल का जवाब भी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।